धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर बढ़ाएंगे प्रोग्राम धीरे धीरे। आज का शीर्षक है बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे, वाकिफकार कदमी हुंदा गलती कदे ना था। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं अरदास के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति कैसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो एक मिनट मैं चश्मा उठा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा आपके कमेंट पढ़ने में दिक्कत होगी, तो एक मिनट में आ गया बस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो कक्कड़ बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अलका शर्मा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, दो तीन चीज़ों पर चर्चा थी। सबसे पहले तो एक पढ़ता हूँ मैं, बार बार एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके लॉकेट उतरवा दिए, आपको पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आती। तो और एक दूसरा एक और चल रहा है कि शमिंदर कौर को लेकर के कुछ मसला है। तो आज इन दोनों बातों पर हम चर्चा रहेगी, और मैं समझता हूँ कि मेरी कही गई बातों से आप इत्तेफाक मत रखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल गलत बात भी हो सकती है, और आपको लगे कि भाई विजेंद्र अपनी तरफ से कह रहा है, तो वो बात भी मुझे मंजूर है। क्योंकि कई बार जो जहर दिमाग में डाला गया है ना, उसको निकालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सब मोहब्बत करेगी है सर, मगर धीरे धीरे। तो प्रिया देवी बहन धन सतगुरु तेरा आसरा। आनंद शर्मा जी रहमत है बेपरवा जी की। रणवीर कुमार जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसे एक चर्चा चल रही है, मैंने पढ़ा छोटे छोटे व्हाट्सएप्स पे मैसेज आते हैं कि किसने तुम्हारे लॉकेट उतरवा दिए, कौन था जिसने मरवा दिए, बहुत सारी चीज़ें। मेरा आज का प्रोग्राम रहेगा सवालों पर रहेगा। जो मेरे कुछ एक सवाल आपसे, आप अपने ज़मीर में खुद, जिनको लगता है ना कि किसी ने आपके गले से लॉकेट उतार दिया, किसी के कहने से उकसाने से आपने कुछ कर दिया, या कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, मेरे कुछ सवाल हैं। अपने अंतरात्मा को खोजिएगा कि वाकई कोई हमें उकसा रहा था, या कोई किसी के कहने पर हमने लॉकेट उतार लिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको देखिएगा। हम चलते 2016 में, 17 में वारदात हो गई साहब, उससे पहले चलते थे 2015, और भी पहले चल रहे थे। जहाँ जहाँ आपको चलना है वहाँ तक चलते साहब। 2007 में चल रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल था उस टाइम पर। और पता जी अक्सर एक बात कहा करते जेड़े कहते सी मरेंगे नाल तेरे तुरगे रात की गड्डी। तो अक्सर मैंने सुना सत्संग में, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया। यही समझ आया कि जो तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे साथ मरने मिटने वाले हैं साहब, पता लगा जब भीड़ पड़ी तो गायब हो गए। लेकिन जो असल जो मकसद है, जो इस बात का जो मतलब मुझे समझ में आया, वो ये है कि जेड़े कहते सी मरेंगे नाल तेरे, वो तुरगे रात की गड्डी। कि जो कहते थे, अब जिम्मेवार आए ब्लॉक में साहब, या मैं किसी ब्लॉक में चला गया, मैंने कहा कि भाई हम अक्सर फ़ोन पे कहा करते कि और मालिक के प्यारे धन धन सतगुरु तेरे आसरा, क्या हाल चाल है, सतगुरु से प्यार प्रेम कैसा है, सेवा सिमरन कैसा चल रहा है, सब बातें होती है। और जब 2016 में या 2017 में जब मुझ जैसे सेवादार आपके बीच में आया करते थे कि जी सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए, सेवादार को गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहिए, तमाम तरह की बातें होती थी। क्योंकि पिताजी सामने हुआ करते थे, सामने मीन्स की पिताजी सिरसा थे, हम दिल्ली थे साहब, हम यूपी थे, हम पंजाब थे, हम हरियाणा में, सब जगह हम ही हम थे, सब जगह बैठे हुए हम। बड़ा बहुत महीन सा फर्क है परवाने में और ततैये में साहब। परवाना जल के भस्म हो जाता है,
वो उफ नहीं करता, वो आह नहीं करता। और ततैया साहब आपको डंक भी मारेगा, आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, सारे काम करेगा। कैसे करेगा आप देखिएगा। दो उदाहरण दूंगा मैं आपको। जगजीत बाबू जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, गौरव भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, भारती कर्मा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, राम प्रकाश कक्कड़ बाबू जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, जो भी तमाम सेवादार देख रहे हैं सभी को धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दो उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक वो लोग जो पंचकुला गए, लटकाए साहब उन्होंने, उनके कान के बराबर में से गोली निकल गई, मुकदमे बना दिए गए फर्जी, और आप घर आ गए, आप मुकदमे फेस कर रहे हैं। एक ये कैटेगरी है सर। दूसरी कैटेगरी है जगमोहन और नवीन का परिवार है। एक तरफ जगमोहन जींद का एक सेवादार है, उसके गांव का नाम मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। दो भाई थे जुड़वा, आपको याद होगा। उनकी बात मैं सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि उस दिन के बाद एक बार गया, उसके बाद दोबारा जा नहीं पाया। लगभग 3 साल हो गए इस बात को। और उस परिवार के साथ बहुत नजदीक का लगाव था। जय भगवान तो मेरे घर पर किराए पर रहा है, हमीदपुर गांव है मेरा। हुकमचंद जी बड़े ध्यान से सुनिएगा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ आज। जय भगवान मेरा किराएदार रहा, और आज बेपरवाह जी गोद में 25 अगस्त को वो हम सबको छोड़ करके, इस झूठ पटारी को छोड़ करके सतगुरु की गोद में बैठ करके सचखंड चला गया। और उसके साथ उसका एक और भाई नवीन, वो भी छोड़ करके चला गया। 2 भाई थे, माता पिता के 2 बेटे थे, और दोनों के दोनों पंचकुला में शहीद हो गए। उनके मरने के बाद उस फैमिली का कहीं भी आपने जिक्र भी सुना हो कि वो तो जी लॉकेट उतार के चले गए थे, वो तो मरवा दिए, अड़े वो कर दिया, यो कर दिया, कितने भी सुनने खातर कोई बात नहीं मिलेगी। कोई भी बात सुनने को नहीं है, क्योंकि साहब परवाने ना जल के भस्म हो जाते हैं। वो ततैये की तरह नहीं सेक लगी और तुरंत फड़फड़ा के बाहर एकदम मैदान से, ऐसा नहीं। ततैये और परवाने का यही फर्क है। जो लोग आज आपको कह रहे हैं ना कि हमारे तो लॉकेट उतरवा दिए थे साहब, हमने तो ये कर दिया, वो करवा दिया, आपके गले से किसने हाथ डाल करके लॉकेट उतारा? मेरा तो देखो आज भी मेरे गले में, जिस दिन पंचकुला गया था उस दिन भी मेरे हाथ पर, और हमने पिताजी के वचनों को आगे रखते हुए इसको हमेशा पहन के रखा। पिताजी ने वचन किया कि बेटा सतगुरु की निशानी है, सीने से लगा के रखो। लगाया साहब। पिछले साल कोरोना काल में ये कहीं गुम गया, लगा कि साहब जिंदगी खत्म हो गई। हमारे मित्र हैं कृष्ण चौहान साहब, नोएडा से, मोटा विजेंदर और संजय, ये शायद बीच में इनका जाना हुआ सिरसा कोरोना के बाद में, तो हमने इन्हें कह करके लॉकेट मंगाया था, इन्होंने ला करके दिया। एक पल भी रह पाना लॉकेट के बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सतगुरु की निशानी है साहब। बेपरवाह जी ने कह दिया ना कि निशानी है सतगुरु की, तो बस निशानी है। आपके गले से किसी ने जबरदस्ती नहीं उतारा। आप, खासकर ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो एफिडेविट लिख कर देते ना कि जी हमारे तो लॉकेट उतरवा दिया, हमने तो विजेंद्र के कहने पर लॉकेट उतार दिया था, और हम तो ऐसे थे, हम तो पता नहीं कैसे थे। ये बात जो कड़वी बात है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज ये दावा करते हैं कि जिम्मेवारों के कहने से हम तो मर गए। लगभग 52-53 लोगों की डेथ हुई है, शहीद हुए हैं सेवादार। उनके परिवार में से एक सिंगल परिवार सामने लाके बैठा दो जो कहे कि हमारा गया था, मरवा दिया, एक नहीं मिलेगा। क्योंकि परवाना साहब बना ही सिर्फ मिटने के लिए। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, किसी ने हमारे गले से लॉकेट नहीं उतारा था। हम अपने घर उतार के रखे गए थे, क्यों? कहीं पुलिस वाले हमें वापस ना भेज दे। लेकिन साथ संगत को आज क्यों गुमराह किया जा रहा है कि भाई जिम्मेदारों ने कहा था इसलिए उतार के रख दो जी लॉकेट। चलो जी मान लिया उतार दिया, तो किसका दोष है इसमें? उस कहने वाले का या जिसने उतारा उसका? किसने कहा था आपको? आपका प्रेम सतगुरु से होता, साहब उतारते नहीं। हमने तो नहीं उतारा था। देखो मुझे अच्छे से याद है, मैं जिस दिन गया उस दिन मेरे गले में लॉकेट था, और मेरे साथ 4 सेवादार और थे गाड़ी के अंदर। हम 5 जने गए थे, 5 के लॉकेट उनके गले में थे। तय किया था मैं कि लॉकेट नहीं उतारेंगे, ज्यादा क्या होगा, पुलिस हमें वापस कर देगी। लेकिन वापस तो तभी करेगी जब आपकी जांच करेंगे, लॉकेट है तुम्हारे गले में। इस तरह की तो कोई जांच थी नहीं।
आराम से गए, आराम से लौट आए, पिताजी ने भेज दिया वापस। अब हाय तौबा कौन कर रहे हैं साहब? हाय तौबा मैक्सिमम वो लोग कर रहे हैं जिनकी प्रीत सतगुरु से नहीं जुड़ी थी कभी भी। दिमाग में जहर था कि कब मौका मिलेगा जिम्मेवारों के खिलाफ, कब बात करेंगे हम, सबके दिमाग में जहर है। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे, यानी पीछे जाकर के चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज देखिएगा कि जो सेवादार शहीद हो गए पंचकुला में, उनके परिवारों से बात करके देखो ना आपकी क्या आपको तकलीफ है? आपके बेटे को इसलिए मार दिया गया वहां पर, या आपकी जो घर से बहन थी वो इसलिए शरीर पूरा हो गया कि आपके गले से लॉकेट उतरवा दिया था? कोई आपसे बात भी नहीं करेगा साहब। अगर ऐसा होता ना तो एफिडेविट एंड कंपनी साहब आपके साथ में बैठ करके उन शहीद परिवारों को लेकर के है तौबा काट रहे होते कि हमारे मरवा दिए, हमारे मरवा दिए। जबकि मैं आपको, मैंने पहले भी इंसिडेंट सुनाया, आज फिर दोहरा रहा हूं उस इंसिडेंट को आपके साथ। हम लोग नवीन और जय भगवान के घर गए थे, जींद पहुंचे साहब। ये क्या करके मिला उस परिवार से कि मैं हमीदपुर से आया हूं, हमीदपुर मेरा गांव है, और हमीदपुर में जय भगवान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था और हमारे यहां रहा करता था। जब उनके फादर साहब से मिले, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, कहीं कोई जिक्र नहीं था संगत जी कि वहां कैसे मार दिए, क्यों मार दिए, क्या हुआ। उनका उड़े गए थे, बस इतना ही समय था, खत्म। और इनमें से एक सेवादार हमारे साथ संजीव झा जी भी थे उसने, और हमने ये तय किया था भी हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हम डेरा सच्चा सौदा से, हम सिर्फ ये कह करके परिवार की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। जब हम लोग मिलके जब लगा कि अब चलना चाहिए, जब तक उन्होंने कोई डेरे के प्रति, पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ, संगत के खिलाफ, जिम्मेवारों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा इस बीच में आपको कि जिस दिन जय भगवान और नवीन की मृत्यु होती है, जो शहीद हो जाते हैं हमारे सेवादार पंचकुला की धरती पर, उस दिन जय भगवान के फादर साहब सुरते जी, अब तो स्वर्गीय हो गए साहब, वो भी गुजर गए हैं। वो भी सिरसा में सेवा पर मौजूद थे। बेटे का है पंचकुला और पिता का है सिरसा। जब हमने बात की उनसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोले। कहने लगे भाई इतना समय था, दो बच्चे हैं दोनों के। हमने कहा ठीक है। अब चलने की बारी आई तो संजीव झा जी बोल पड़े वहां पे कि बाबूजी हम सब डेरे के सेवादार हैं और मिलने आए थे। तो वो 2 कदम पीछे हटे, उन्होंने कहा कि तुम सारे सेवादार हो? हमने कहा जी हाँ। तो अचानक से रोने लगे वो बहुत बुरी तरीके से, फप के रोने लगे बहुत बुरी तरीके से। तो उधर माता जी खड़ी थी साथ में, जय भगवान और नवीन की। उन्होंने कहा कि साहब जी क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं, एक डेरे से आए हैं, सेवादार हैं। जबकि हम डेरे से नहीं आए थे, हम डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जरूर थे, दिल्ली से गए थे, लेकिन डेरे से नहीं आए। तो माता जी आई, माता जी ने आके संभाला उनको और कहा कि कोई बात नहीं। तब भी उन्होंने एक शब्द डेरे के बारे में या किसी और के बारे में नहीं कहा। ये है साहब सतगुरु के परवाने। और हम तो ततई हैं साहब, हल्की जलन, क्या हल्की सी गर्मी तपिश महसूस होती है ना, तो आपे से बाहर हो जाते हैं एकदम से, अरे क्या हो गया। ये फर्क है साहब उन सेवादारों में और इन सेवादारों में। 2 कैटेगरी है, एक जो कुर्बानी की बात करते हैं कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, और एक जो मिट गए उनके पास जिक्र भी नहीं है बात करने का। ये सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा हूँ सत्संग जी, जहाँ ये बात कही जाती है कि हमारे गले से लॉकेट उतरवा दिया, हम तो पता नहीं क्या कर रहे थे, हम तो आराम से बैठे हुए थे, हमें तो उकसा दिया, हमें तो आतंकवादी बना दिया, पता नहीं क्या कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे आप। किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, सेवादार के हाथ में पंचकुला जब गए थे थी तो बताओ, या किसी ने आपको बंदूक मुहैया कराई तो वो बताओ। कहीं किसी के पास इस बात के सवालों के जवाब नहीं। लेकिन सच्चाई है साहब, हम सब मौका परस्त है। और जब लगा कि अब जब जहाज डूबता है ना साहब, सबसे पहले चूहे कूद के भागते हैं उसमें से। मैं सबको उन सब के लिए मेरे पास यही शब्द है कि वो सब भागने की फिराक में, यार कैसे तो पीछा छूटे डेरे से।
आज बुरा कह रहे हो, किसको बुरा कह रहे हो? डेरा सच्चा सौदा को तो बुरा कह रहे हो आप। शायद मेरी बात बहुत सारे सेवादारों को बुरी लगेगी, लग जाए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन अगर मेरी बुरी बात से अगर आँख खुल जाए कि शायद किसी ने नींद में जगा दिया आपको झंझोड़ करके, तो अवभाग्य हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। एक बात है, एक तो गई वाली संगत को भड़काने वाले की, उकसा रहे थे, कर रहे थे यार, हम कौन सा कम थे? हम भी तो कह रहे थे हम तो, हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में यार, हमसे बड़ा भगत कौन है? हम तो कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पता नहीं क्या कर जाएंगे, सतगुरु की आन बान शान के लिए सब कुछ है। क्या है हम सतगुरु की आन बान शान के लिए? एक ने कहा कि तुम एफिडेविट भरो, तुमने कर करके साइन दिखा दिखा के पूरे ब्लॉक संगत के एफिडेविट पकड़ा दिए। लो जी, हमें तो रामलाल ने कहा था। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो बिल्कुल साहब। किसी के पास कुछ नहीं था, आपने खुद बना करके दिए, ये लो जी। अब बात करते हैं खट्टा सिंह की भांजी के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई डेरा प्रबंधक उसे, या डेरा मैनेजमेंट, या भाई जसमीत एंड कंपनी, सब उसे मारना चाहते हैं। तो मेरी एक बात का सवाल है साहब, आप पूछ लीजिएगा, जो लोग इस तरह का दावा करते हैं उनसे पूछिएगा आप कि बहन शमिंदर कौर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली संसद मार्ग पर लाने वाले लोग कौन थे? विपिन जी, इस पर थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे, आप सवाल पूछना। मैं पहले शमिंदर कौर की बात पे आते हैं। इससे तो कितना बड़ा नुकसान होगा मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आए तो। क्योंकि देखो, अगर आप सुन करके समझना चाहते हो तो अपने जो दिमाग का जो लेवल है उसको खाली करके सुनिएगा। अगर भर के सुनोगे साहब तो सब कुछ ऊपर गिरता रहेगा और सब बह जाएगा, कुछ आएगा नहीं। तो मेरा निवेदन है, एक बार सुन लीजिए। पहले मैं एक बार शमिंदर कौर पर बात कर लूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि बड़ी मत्थापच्ची की है। अरे मुकदमा खारिज हुआ यार, एफिडेविट लगाए गए हैं, सबूत लगाए गए हैं कि भाई ये तो पिताजी को फंसाने की साजिश थी, ये सब दंगा प्रायोजित था, सब कुछ था, सब चीजें लगाई गई हैं यार विपिन जी, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं तो आप पूछ लीजिएगा एक बार कि भाई आखिर आपने फाइल कौन सी लगाई थी जो एक्सेप्ट हुई, जिसकी वजह से मुकदमा खारिज हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बधाई लेनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को ने कहा कि हमें बधाई दो यार, तुम तो कुछ नहीं कर पाए। करेंगे बात इस पर भी, लेकिन अभी की चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। 17 अक्टूबर 2018 को अचानक से सोशल मीडिया पे हड़कंप मचता है, क्योंकि वहां बुलाई तो सारी मीडिया गई थी और सारी मीडिया थी वहां। जितनी भी हमारी एक्टिव मीडिया है, आज तक, एबीपी न्यूज, अड़गम सड़गम, जितने न्यूज होते हैं सारे थे वहां पर मौजूद। किसी भी चैनल ने उस खबर को दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई साहब। क्यों नहीं दिखाई हिम्मत? क्योंकि वो खबर बाबा राम रहीम से जुड़ी हुई थी, पूज्य हजूर पिताजी से जुड़ी हुई खबर थी वो। और उस खबर से ये सिद्ध हो रहा था कि एक महिला जो डेरा सच्चा सौदा में साध्वी रही है, और वो आकर के कह रही है कि डेरे में कुछ भी गलत नहीं होता है। वो पहली लड़की थी जो डेरा सच्चा सौदा के पक्ष में बैठ कर के सामने चर्चा कर रही थी, इसलिए नहीं दिखाई गई। वो ये बता रही थी कि किस प्रकार खट्टा सिंह ने साजिश के तहत पूज्य गुरुजी को फंसाने की एक पूरी प्लानिंग की है। छत्रपति हत्याकांड उसने करवा दिया, रंजीत हत्याकांड उस व्यक्ति ने करा दिया। उसने खुद बताया कि मैंने शमिंदर तेरे गुरुजी को फंसाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। अब बात आती है कि सीबीआई केसेस में उसको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, क्यों नहीं लाया गया सामने, या ये कहें कि कौन लोग थे जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, कौन थे उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, कौन बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मालिक के पर एक बात समझिएगा कि मैं आपको नाम गिना दूंगा उंगलियों पर, जो लोग बहन शमिंदर कौर को सामने, जो खट्टा सिंह की भांजी है, उनको सामने लेकर गए। सदब्रह्मचारी मोना जी थे, प्रकाश सिंह सलवारा जी थे, ऋषिपाल अरोड़ा जी थे, और एक वकील साहब हैं हमारे एपी सिंह जी, अधिवक्ता हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, वो थे।
और एक दो सेवादार और रहे जो डेरे के थे, जो सिक्योरिटी पर्पज से बहन के साथ थे। क्योंकि जब इतनी बड़ा खुलासा कर रही है बहन कि भाई पूज्य गुरुजी निर्दोष हैं, मीडिया के मार्फत वो बात चलनी थी। क्योंकि आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं है, जो संगत को गुमराह कर रहे हैं लोग, उनसे पूछ लीजिएगा आप कि छत्रपति हत्याकांड और रंजीत हत्याकांड का फैसला कब आना था। हम सबको पता है कि 2018 में ही लगभग वो फैसले सारे आ जाने थे। इसका एक फैसला 2019 में जनवरी में आया, एक 2021 में आ गया साहब। ये 2 साल भी इसलिए खींचे गए क्योंकि पिताजी की जब जमानत लगाई जाए तो दुर्दांत अपराधी के तौर पर उनकी जमानत हर बार खारिज हो जाए, बैक टू बैक दोषी करार दोषी करार दोषी। और मेरा मानना है कि जो कल जब फैसला आएगा परसों, तो कोई नई बात नहीं कि उसमें भी अगर कोई सख्त सजा का फैसला या ऐलान अगर हो जाए तो साथ संग जी विचलित मत होइएगा, घबराइएगा मत। सीबीआई के तमाम फैसले 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों के और तलवार आरुषि हत्याकांड तक के जैसे, जिसमें था कि हाँ बाप ने बेटी का कत्ल कर दिया, माँ बाप ने मिलकर के, जब वो मुकदमे हाई कोर्ट में चलते हैं तो साहब कहीं नहीं ठहरते हैं। क्योंकि सीबीआई कहानियां बुनती है साहब, जाल बुनती है और उसमें किसी भी मासूम को अपराधी बना करके फंसा करके सामने पेश कर देती है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइएगा, फैसला कुछ भी दे देखा जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2 केसेस हमारे पेंडिंग है, तीसरा की भी आपने शायद सुना होगा कि हम लोग बहुत जल्द इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। सीबीआई कोई फैसला दे, आप बिल्कुल विचलित मत होइएगा, अपने घरों में रहिएगा। और कोई भी आदमी आपको बहकाने भड़काने की कोशिश करे, किसी के भड़काने में आने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार आप अभी 8 तारीख को घर पर रहे, ऐसे ही 12 तारीख को भी अपने घर रहिएगा। अगर आप किसी अपने संस्थान पे काम करते हैं तो वहां से भी लाइव कर सकते हैं, बताइएगा। हाई कोर्ट में भी नरवाना वाले वकील को कर लेना, जितवा कर लावेगा। कोई बात नहीं नैन साहब, सुझाव के लिए धन्यवाद। बाकी अपना कोई योगदान नहीं है, किसको अपॉइंट करना है, किसको डिस्क्वालीफाई करना है, ये काम शाही परिवार देखता है। जो हमारी एडम में बहनें हैं शोभा विपासना, वो देखती हैं, उनका काम है, उसमें मेरा और आपका इंटरफेयर नहीं। और मैं तो एक बात जानता हूं साहब, जिस चीज में आपका इंटरफेयर नहीं है उसमें सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। यहां लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मैं चलाऊंगा तो चला लो भाई, किसने मना किया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा इंटरफेयर नहीं है साहब कुछ भी, हम तो एक बात जानते हैं कि साथ संगत को जागरूक करते रहो और एकजुट रखो। कल तक बीन्स की 7 तारीख को भी लोग दावा कर रहे थे कि हवा अब उस रुख बहेगी जिस रुख हम चाहेंगे। क्योंकि 6 या 7 तारीख को खारिज हो गई थी अपील, जो जसबीर ने लगाई थी ना, जगसीर ने लगाई थी जो अपील, वो खारिज हो गई। अब जो लोग दावा कर रहे थे देखो जी हमारी अपील के दम पर यह हो गया, अब तो बहुत बढ़िया। आपने सुना भी होगा हुक्मचंद जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, आप लोग नहीं मान रहे इस बात को, और आप मानोगे। सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, वक्त बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। जो लोग, ये आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है, बड़े ईयरफोन लगा के लोगों ने कहा है कि हमारी जो लगी थी एप्लीकेशन उस पर बड़ा अच्छा फैसला आया है कि भाई कोर्ट ने माना है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फलाने सिंह वाली सोशल मीडिया का जमाना है, उसके कहने पर हमें बहुत सारी नजरें रखे हुए हैं लोग हम पर, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन क्रेडिट, मैंने कहा था क्रेडिट की होड़। लेकिन आप एक बात को समझें मालिक के प्यारों, कि माननीय न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपको मुकदमे को ट्रांसफर ही कराना था तो साहब, जब मुकदमा 2002 में डला, 3 में डला, तो आप 5-7 में लगा लेते कि जी हमें भरोसा नहीं है। जब ऑर्डर टाइप हो चुका है, लिखा जा चुका है, इसके बाद कहोगे जी प्रभावित करेंगे, संत जी कहते हैं उनको जज साहब। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, किसी के बहकाव मत आना। कुल मिला के बात तो ये है, यहां लोग कब अपना उल्लू सीधा करके दाएं बाएं हो जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। डेरा सच्चा सौदा भी यहीं रहेगा, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भी यहीं रहेंगे, और डेरा सच्चा सौदा को चलाने वाले पूज्य हजूर पिताजी भी यहीं रहे।
लेकिन उन लोगों को आता पता नहीं होगा जो आज साध संगत को गुमराह कर रहे हैं। जो संगत को उल्टा सीधा बोलते हैं साहब, वो किस मुंह से संगत के सामने जाएंगे? मुझ जैसे 4-6 लोग पीछे पिछलग्गू हो सकते हैं साहब, बहुत बड़ी गिनती नहीं हो सकती है। सीबीआई सिर्फ और सिर्फ जाल बुन करके पूज्य हजूर पिताजी को दोषी करार करके कल सजा सुना सकती है। उसके आगे के दरवाजे खुले हैं हमारे सामने, उसके आगे भी न्याय के दरवाजे हैं, कोई ना कोई तो खटखटाया जाएगा साहब। हाई कोर्ट जा रहे हैं, आपने सच कहूं में पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि डेरा प्रबंधकीय समिति ने कहा कि हम इस मुकदमे को चैलेंज करेंगे। चैलेंज कब किया जाता साहब? जब आपके साथ धक्का होता है। ऐसे कितने जेब कतरों को आपने देखा है कि जेब काट ली, पकड़े गए और साहब माल भी बरामद हो गया, उसके बाद कहना नहीं जी हम तो हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं है साहब। क्या बात है साहब। तो चलाने वाले को पता नहीं है कि ये चाइनीज बम पता नहीं चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। सच्चाई तो यही है साहब। दंदन सदगुरु त्रियासरा त्रिशपाल मित्रोलिया जी, ब्लॉक काबड़ी पानीपत। भाई जी बहुत बहुत स्वागत। मनोज कुमार जी ने इतिहास गवा रहा है, जब जब धरती पर संत पीर फकीर आए दुनिया वालों ने उन पर जुल्म ढाए हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ साहब मनोज जी, लेकिन उनके शिष्यों ने कभी भी शिष्यों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जैसा आज, क्योंकि ये शिष्य और गुरु वाला मसला नहीं था यहाँ पे। आप एक चीज को नोटिस करें, आप ध्यान दीजिएगा। मैं 2-3 बातें कह करके आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा जिस ओर हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं लगा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूराम जी धंधन सदगुरु त्रियासरा, माता जी कमलेश जी धंधन सदगुरु त्रियासरा। भाई जी 4 साल हो गए, कब जाओगे हाई कोर्ट? बिल्कुल नैन साहब, बिल्कुल सही सवाल। आपने कहा कब जाओगे हाई कोर्ट, तो आपकी जानकारी लिए बता दूं मैं कि 30 दिन का वक्त मिलता है हर जजमेंट के बाद। 30, किसी में 3 महीने मिलता है, किसी में 2 महीने मिलता है। वो जज की कलम के ऊपर निर्भर करता है कि वो लिखता है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट चले जाना या इस फैसले के खिलाफ चले जाना, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपको ये सजा मंजूर है। सीबीआई ने कहा कि जी 90 दिन के अंदर अंदर, पहले मुकदमे में कि 90 दिन के अंदर अंदर जी आप अपील फाइल करें, नहीं तो आप सजा के लिए तैयार रहें। ठीक है जी। जहां तक मुझे ख्याल है अक्टूबर नवंबर में पहले केस में अपील हो गई, फिर दूसरा मुकदमा हुआ साहब छत्रपति हत्याकांड, उसमें 30 दिन का वक्त मिला। शायद 27वें या 26वें दिन उसमें भी अपील फाइल हो गई। अब आपका वाला मुकदमा साहब जो कल आ जाएगा, आते के साथ ही इसमें भी महीने भर का वक्त मिलेगा। जज साहब ने जजमेंट में क्या कहकर के सजा का ऐलान किया है, उन सबको जो वकीलों की एक लॉबी है साहब पढ़ेगी, उसको पढ़ करके उनके दावे क्या क्या हो सकते हैं कि भाई ये वाला इस क्लॉज में गलत फैसला दिया, इसमें ये हो सकता था, या इसमें ये नहीं होना चाहिए, लागू नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें फाइल बना करके लगाई जाएगी साहब अपील में। और जब अपील लग जाएगी हाई कोर्ट में, उसकी सूचना भी आपको सचकों के माध्यम से या हमारे माध्यम से या मुझ जैसे और बहुत सारे मित्र हैं जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं, उनके माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। बस फर्क ये रहेगा कि मेरे द्वारा सीधे सीधे दी जाएगी, उनके द्वारा थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के दी जाएगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा कहानी। घबराइएगा नहीं साथ संगत जी, हिम्मत रखिएगा। बस हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हौसला आपको खुद को देना है, आप किसी को नहीं समझा सकते। आप अगर खुद जागरूक है तो सबको जागरूक कर लोगे। अगर आप खुद भी अगर अंधकार में डंडा लेके चल रहे हो, क्योंकि गड्ढा तो नहीं आगे, तो साहब खुद भी गिरोगे, दूसरों को भी गिराओगे। सिंह एपी जी लिख रहे हैं कि पहले भी 2 केस हाई कोर्ट में हैं भाई जी, तो उन पर भी अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। दीवाना सिक्का लिख रहे हैं भाई जब सभी फैसले आ जाएंगे तब सभी हाई कोर्ट में ही लड़े जाएंगे। देखिए आपकी जानकारी एक चीज और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सन 2020 को तो अपनी जिंदगी से मिटा के रखिए साहब, और 2021 भी लगभग ऐसा ही है। आज भी बहुत सारे न्यायालयों में, कोर्ट्स में, जहाँ फिजिकल अपीयरेंस होती है अपराधी वादी और प्रतिवादी दोनों की, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की, जहाँ पर सीधे सीधे पेशी होती थी, वहाँ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो जाती है। उसमें फैसले नहीं होते हैं और बहुत सारी कहा सुनी बहस भी नहीं होती है। वहाँ सिर्फ दोनों पार्टी हाजिर है, ठीक है जी, अगली तारीख 5 जनवरी, बस छुट्टी हो गया, काम खत्म। 2020 में तो डेट्स ही नहीं लगी सर। मार्च अप्रैल के बाद लॉकडाउन लगा था शायद, फिर उसके बाद अब पूरा साल ये निकल गया।
तो 2 साल तो हमारे 4 में से 2 साल तो साहब कोरोना खा गया। अब बचते हैं पीछे वाले 2 साल, उसमें से पैरोल्स लगाई जा रही थी, खारिज हो रही थी, वो भी एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था। अब देखिए मजेदार बात, अभी किसी ने लिखा था कि एफिडेविट, हाँ विपिन ने लिखा था, विपिन भाई ने उन एफिडेविट्स का क्या सीन है, आप समझिएगा एफिडेविट्स का सीन क्या। मैं कह रहा हूं कि सावन जी, मैं एक इस बात पर भी जवाब देता हूं, चलो कि मैं सच कहूं का सेवादार रहा हूं तो मैं इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दूं कि सच कहूं के ऊपर तो पिताजी ने भी सवाल उठाया था। इसका जवाब यह है कि जैसे अब हमारे ब्लॉक में एक घटना घटती है, हमारे हर स्टेट के अखबार का एक पेज नियुक्त है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के 2 पेज सच कहूं में लगते हैं साहब। ऐसे ही हरियाणा का है, अंबाला, ये अड़गम सड़गम जितने भी सारे शहर हैं, इन सभी शहरों का एक एक पेज या 2 शहरों का एक पेज, जैसे भिवानी हिसार का आधा आधा पेज हो गया, इस तरीके से। तो एक सीमा है खबरों की, और एक सीमा ये भी, खबर आई नहीं उठ पाई, छूट गई। जब एक ही दिन में 25 खबर आएगी, लगनी साहब 10 हैं पूरे पेज पे, तो 15 खबरें तो छूटेंगी। अब उसमें ये छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खबरें कौन सी लगनी थी और कौन सी छूटनी थी। अब पिताजी के सामने कोई पेश हो तो पिताजी ने कहा बेटा तो हमारी भी नहीं मानते, ये तो चलाते अपनी मर्जी है। तो वो उस खबर के लिए था कि यार खबर जो संगत की आई थी वही लगी संगत के अखबार में। तो इस बात को कुछ लोग तूल लेकर के आपको दरबार की चलाई हुई, पिताजी की चलाई हुई प्रत्येक उस चीज को खराब करवा रहे हैं आपसे। सच कहूं का उद्घाटन किसने किया? पूज्य हजूर पिताजी ने। क्या पूज्य हजूर पिताजी के हाथ से शुरू किया हुआ काम कोई खत्म हो सकता है या खराब निकलेगा? वो सच्ची शिक्षा के बारे में कहा जाने लगा। विपिन जी का सवाल आया था साहब, विपिन जी ने पूछा था विपिन भाई आपने कि भाई एफिडेविट्स का क्या सीन पड़ेगा, जब पैरोल लगाई जाएगी तो कहा जाए गुंडों की फौज है साहब इनके पास, जो देखो ये इन्होंने लिख करके भी दिया है, आप लगा लो पैरोल, अगर मिल जाए तो बता देना साहब, लगा लो जमानते। आप उस साजिश का जाने अनजाने हिस्सेदार हो गए हैं साहब, जहां पर पिताजी के आने के रास्ते हैं, जिसको मानने वाले खुद कह रहे हो कि हम आग लगा रहे थे, तो साहब उसको जमानत क्यों दी जाए? कल को फिर अड़ जाएंगे तो आग लगाने वाले फिर खड़े हो जाएंगे। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हम तो उन बंदों को पकड़वाएंगे जिन नालायकों की वजह से पिताजी अंदर हैं, आप ये चाहते हैं, आपकी सोच यहां तक। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, वो ये है कि उन्हें तो पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे साहब, उन्हें तो हम पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे वो विषय अलग है, लेकिन हम पिताजी के आने के सारे रास्ते बंद करवा देंगे। भाई खांसी हो रही है, थोड़ा सा काढ़ा पी लो। भाई काढ़ा मेरे पास है नहीं, मेरे पास खांसी की दवाई रखी हो रही ब्रोजेडेक्स, तो लेकिन अभी तबीयत कई दिन से खराब थी इसलिए थोड़ी सी खांसी है। लेकिन जो मेरा नजरिया है साहब चीजों को देखने का, वो ये है कि जब पूज्य हजूर पिताजी की मुकदमे में हम जाएंगे कि पिताजी की जमानत लगानी है, तो साथ साथ में जो आपके एफिडेविट आपने किसको दिए, कहाँ लगेंगे, अभी किसी को नहीं पता है। पता लगा उसी वक्त वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो जी इनके तो बंदे गुंडे हैं, ये तो खुद ही एफिडेविट शपथ पत्र दे रहे हैं। उस वक्त साहब ना तो आप हंसने लायक रहोगे ना रोने लायक रहोगे, कुछ नहीं कह पाओगे। लेकिन मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं कहूँ। बबली बहन तंदर सतगुरु तेरा ही आसरा। और अभी एक बहुत प्यारा सा एक आया है, लिखा हुआ किसी ने भेजा भाई ने, कि हजरत साहब से किसी ने पूछा कि साहब इश्क इतना औखा क्यों है? अगर इश्क इतना सस्ता ही होता तो साहब हर कोई आशिक नहीं बन जाता। और मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी विपिन भाई, मेरा मंतव्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आप मीन्स की तमाम उन सेवादारों को जिन्होंने एफिडेविट दिया, अपने एफिडेविट इसलिए दी, किसी ने कहा कि हम तो गुरुजी को बचाएंगे, आपने कहा जी बिल्कुल बचाना चाहिए, ये लो जी हम जो मदद चाहिए हम करेंगे साहब। जैसे आपने ऐसे मुझे एक सेवादार शुरू के दिनों में, ये शायद जनवरी या फरवरी की बात है, मुझे ठीक से ख्याल नहीं है, 2018 की या 2017 के दिसंबर में, किसी ने मुझे कहा कि मैं बाहर फ़ोन जमा होते वहाँ खड़ा था और फ़ोन मेरे साथी फ़ोन लेने के इंतज़ार में थे
एक लंबा तगड़ा नौजवान आया मेरे पास, खड़ा हुआ, रुका, उसने कहा आप विजेंद्र हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहने लगा भाई जी एक छोटी सी विनती आपसे। मैंने कहा हाँ जी आदेश करो भाई जी। उसने कहा भाई ने कि भाई जी मेरे पास फॉर्च्यूनर टाइप की बड़ी बड़ी गाड़ी है, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, जो भी आपको चाहिए वो ले लो और सेवा करो, आप जहाँ तक आपको जाना उसमें जाओ। तेल भी आपको नहीं डलवाना, तेल भी ड्राइवर अपने आप डलवाएगा, आप जितनी मर्जी सेवा करो। मैं अपनी रिश्तेदारियों में घूमने के लिए घूम रहा हूँ साहब। उस सेवादार की इच्छा क्यों थी? क्योंकि विजेंद्र सेवा कर रहा है, पिताजी के हक में कहीं ना कहीं जाके संगत को जागरूक कर रहा है। ऐसे ही आप भी अपनी जगह सही है साहब। जिन्होंने एफिडेविट दिया बहुत बढ़िया है आप साहब, आपने सिर्फ इसलिए दिए ना कि पूज्य पिताजी को लाने में काम आएंगे साहब। क्यों काम आएंगे? क्योंकि सबको जेल भिजवाएंगे जिनकी वजह से पिताजी गए हैं। आपकी भावना ये है, लेकिन आपके देव उस ब्रह्मास्त्र का कौन क्या इस्तेमाल करेगा किसी को भी नहीं पता है ना। मैं आपकी गलती कतई नहीं निकालूंगा साहब, छोटा सा सेवादार हूं, कभी भी नहीं। बल्कि आप तो उन योद्धाओं में से साहब जिन्होंने हिम्मत तो दिखाई सामने आने की, लो जी हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये लो इसे तुम चलाना। लेकिन कहां चलेगा वक्त बताएगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं इस बात को, आपके एफिडेविट से कुछ नहीं होना है। आपके एफिडेविट से सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर हो सकता है तो पूज्य हजूर पिताजी के वकालतनामे से भला हो सकता है कि पिताजी वकालतनामा लिख के दे दे, लो भाई फलाना सिंह तुम जाके मुकदमा लड़ो हमारा। हमें इन वकीलों पे भरोसा नहीं है, हमें परिवार पे भरोसा नहीं है, हमें उस मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं जो आज डेरे को चला रही है, उस पर भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कहूँ जो पिताजी ने बनाई है, मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा कि जो मैनेजमेंट डेरे को चला रही है उस पर भरोसा नहीं है, लोग तुम हमारा मुकदमा लड़ो, ये हमारा वकालतनामा। ऐसा कहीं भी अगर सुनने को मिले तो जरूर बताइए। लेकिन मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं साहब, आप मुझसे बेहतर हैं। आपने बेपरवाही की चिंता करते हुए कम से कम कोई पत्र तो लिख करके दिया, हम तो वो भी ना कर पाए। तो एक मिनट रुके साथ संग, थोड़ा सा गला गीला कर लूं। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, स्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। अगर कल को पूज्य पिताजी को बहुत भारी भरकम सजा सुना दी जाए, जिस हिसाब से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो चिंतित मत होइएगा। विद इन 1 मंथ, 1 महीने का समय मिलेगा, उसके अंदर अंदर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाकर के बेगुनाही के जो भी सबूत हैं, सीबीआई नहीं मानेगी साहब। क्यों नहीं मान रही सीबीआई? क्योंकि वहां वकील भी सीबीआई का है, वो जज भी सीबीआई का है। लेकिन जब हम कोर्ट में जाएंगे ना साहब, सीबीआई पार्टी होगी उसमें, और हम भी पार्टी और वो भी पार्टी। पार्टियां जवाब देंगी, तय तीसरा आदमी करेगा। अभी क्या है कि कहना भी मुझे है, सुनना भी। अब जैसे अभी चल रहा है प्रोग्राम ना, आप जो मर्जी लिखते रहिए साहब, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है मुझे वही कहना है साहब। आपके एफिडेविट को गलती बता दिया, फिर आपको सही भी बता दिया, फिर उसके बाद कहा जी मेरी भी गलती है। तीनों चीज कहती मैंने साहब। फिर जस्टिस तो मुझे देना है ना। अपने आप को क्लीन चिट, अपने आप को सुपीरियर किसने बताना है? मैंने बताना है साहब। सीबीआई ऐसी है। तो आप बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा, इंतजार कीजिए 12 तारीख का। जैसी भी सजा का ऐलान होता है, तेरा भाड़ा मीठा लागे साहब। पिताजी को जो सजा वो दे रहे हैं देने दीजिए। आप और हम सिर्फ फिक्र कर सकते हैं साहब, जिक्र करो और फिक्र करो। फिक्र ये करो साहब कि उसने भोजन खाया नहीं खाया, उसकी सेहत कैसी है, पेट में दर्द था पहले, अब सेहत कैसी है। नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है साहब। 2 दिन खूब चर्चा की। जब पिताजी एम्स आए तो ये बता दिया कि जी एम्स में है जी, वहां तो कोई मिल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पेट स्कैन के बाद जब पिताजी यहाँ थे, क्या नाम है, जब पिताजी मेदांता में थे, तब पेट स्कैन के लिए पिताजी आए हुए थे। पेट स्कैन के बाद रेडिएशन काफी बढ़ता है शरीर के अंदर, तो इसलिए रखना पड़ता है अलग पेशेंट को।
तो पिताजी भी शायद 3-4 दिन के लिए इसलिए अलग रखा गया। तो उस पर भी है तो बात जी, कौन मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हनीप्रीत का कार्ड क्यों बन गया। अरे उस पर नाम नहीं लिखा होता है, उस पर सिर्फ फैमिली पास होता है वो, कि मरीज को मिलने कोई भी जाए तो कार्ड लेके जाए। किसी ने मुझे कहा, नैन साहब कह रहे हैं कि भाई 4 साल में देख लिया कौन क्या कर रहा है, सब राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। नहीं, आप चिंता ना करें नैन साहब, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बात को समझिए कि जब रूटीन में डेट्स लगनी शुरू हो जाए, आपको पता लग जाएगा, इंटरनेट का ज़माना है, केस नंबर आपको मिल जाएगा। हाई कोर्ट की जिस दिन की डेट हो उस दिन शाम को 8-9 बजे करीब हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, जो कार्रवाई हुई है सेम डे की आपको उसी दिन आपको पता लग जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है यार। जैसे अभी पता नहीं पन्ने कहाँ चले गए, वो अगर होंगे तो मैं दिखा दूँ आपको। नहीं, ये नहीं है। जो अभी लास्ट प्रोग्राम किया था हमने, वो जगसीर वाली जो 20 पन्नों की मैंने रिपोर्ट भी दिखाई थी, मेरे पास पंचकुला से दिन कोई थोड़ी आया था, हमने ही अपने कार्यालय में बैठ के निकाल ली साहब वो रिपोर्ट। ऐसे ही आपको केस नंबर पता लग जाएगा, आप शाम को जिस दिन की डेट पता होनी चाहिए आपको, इस दिन डेट है, खटखट डालिएगा साहब और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपको किसी विजेंद्र की जरूरत नहीं है कि शाम को आके बताएगा वो बड़े मिर्च मसाले लगा करके कि आज कोर्ट में ये हुआ, आज कोर्ट में हुआ, कुछ नहीं। आप किसी के बहका में मत आइएगा कि रामलाल ने आज अच्छी पेशी में बात नहीं रखी, विजेंद्र बहुत तेज तरार था, इसे क्यों नहीं हायर किया, कुछ नहीं। सब थोड़ा शांत रहे, क्योंकि अभी मुकदमे एक्चुअली शुरू नहीं हुए, अपील हो गई है। सेतिया साहब चुप मत रहिए, एक बार लिख के तो बता दीजिए कि अपील हुई है या नहीं हुई है। ये मैं कह रहा हूं कि अपील हो गई है, लेकिन उन पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई। जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी, मेरे द्वारा और बहुत सारे हमारे साथी लाइव करते हैं उनके द्वारा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके द्वारा आप सबको जानकारियां समय समय पर अपडेट होती रहेंगी। लेकिन जो बात मैंने आज बताई, केस का नंबर जैसी पता लगे लिख के रख लीजिएगा, और जिस दिन की डेट होगी वो भी आपको पता होगी, क्योंकि बताया जाएगा जिम्मेदारों के द्वारा, भाई आज सत्य रक्षा है कि आज सबने स्मरण करना है सुबह शाम तक, जब तक डेट चल रही है। तो आपको पता भी होगा किस दिन डेट है। उस दिन शाम को 9 बजे आराम से कुर्सी बैठिए घर पे, मोबाइल निकालिएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट खोलिए, केस नंबर डालिए, खट से डिटेल निकाल लीजिए आज की। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, हाई कोर्ट का ड्रामा भी देख लिया भाई। अभी कुछ नहीं बलराज जी, अभी समय है, अभी देखिए थोड़ा सा वक्त है। अभी तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए मालिकों, थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, पप्पू राम जी का एक बहुत खूबसूरत सी नज़म है साहब, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप लोग खूब चर्चा कर रहे हो बजरंग इंसा जी, कुछ चर्चा नहीं है साहब, कोई चर्चा है ही नहीं हमारे पास। तो चलिए 2 लाइनें सुनिए हमारे। मैं चाहता तो पप्पू राम जी अगर खुद ही सुना दे तो बहुत अच्छा है। बहुत दिन, कई साल हो गए साहब, बहुत दिन क्या कई साल हो गए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कसम रब की न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, राम रहीम तो बिना, मेरे पीर तो बिना, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तैनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, तैनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई है, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। ठाट सिंह जी बहुत बहुत स्वागत साहब आपका, अभिनंदन सतगुरु तेरा आसरा। तो जैसा कि 12 तारीख को जजमेंट आएगा, जजमेंट तो आ चुका है साहब, गिल्टी करार दिया जा चुका है। पहले केस में ही हाई कोर्ट जाते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। आप समझें सरकार, किसने कहा कि पहले केस में हाई कोर्ट में नहीं है? बलराज जी, यही तो गलतफहमी आपके दिमाग में डाल दी गई कि पैरवी नहीं हो रही है, पैरवी नहीं हो रही है, पैरवी नहीं हो रही है।
अब मैं तो हमेशा क्या करता हूँ आपको लोगों को कि भाई दरबार आपका अपना घर है। किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो एडम ब्लॉक पिताजी ने इसलिए बना रखा है कि वहाँ चले जाओ, एडम ब्लॉक जाओ, बोलो भी नैन साहब से मिलना है, मुझे शोभा बहन से मिलना है, जिस भी ब्रह्मचारी को आप जानते हैं, जिस भी ब्रह्मचारी बहन को आप जानते हैं, जाएं दरबार में, एडम में जाके बोले मुझे उनसे मिलना है, आपको बैठाया जाएगा। उनसे पूछो ना जाकर के भाई तो प्लीज़ बताएं कि मुकदमा में क्या चल रहा है, तो आपको मिलेगी जानकारी। लेकिन आप चाहते क्या कि मैं आपको जानकारी दे दूं? आप चाहते कि मुझ जैसा कोई दूसरा सेवादार दे दे? देखते क्या होता है। जुबा खामोश, आंखों में नमी होगी, बस यही दास्तान है जिंदगानी में। क्या बात है सुकुमार जी, बहुत बेहतरीन लिखा है। बिल्कुल हुक्मचंद जी सही लिख रहे हो साहब। विपासना दीदी हैं क्या दरबार में? बजरंग जी आप दरबार जाके तो पता करें साहब, मुझसे क्यों पता कर रहे हैं? किसी आदमी ने कहा कि विपासना बहन है ही नहीं वहाँ, आपने कहा जी बिल्कुल सही है, आप जाके तो देखें। शोभा बहन, विपासना बहन अक्सर दरबार में होती हैं, लेकिन आपको और मुझे समझाया गया कि वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो होते ही नहीं है। चलो जी, जदों तुसी पूछ रहे हो बलराज जी कि मुस्कान कौन है, तो तुसी मैनू एक गल दस दो कि उस फिल्म च फिरंगी ते एलियन कौन है? एक ड्रग माफिया दिखाया था पिताजी ने ना, वो कौन है? और एलियन तो पिताजी ने बहुत सारे दिखाए कि भाई वो रूप रंग बहरूप बदल के आपके बीच में आप जैसे होकर के रहते हैं। खोज करके बताइएगा जरूर। तो चलिए बलराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारा एक ट्रेडमार्क की गीत है साहब, 2 लाइनें उसकी गुनगुना ले। वैसे गला साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल खांसी बहुत जबरदस्त हो रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ लौट के आजा पापा मी, आ लौट के आजा पापा मी, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए भी, ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। दंदन सदगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई दंदन सदगुरु तेरा आसरा। कमलेश जी दंदन सदगुरु तेरा आसरा। ग्रीनस के सेवादार जी दंदन सदगुरु तेरा आसरा। तो चलिए
मालिक के पैरों मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु त्रियासरा। आप सब अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अभी कोरोना गया नहीं है साहब, लेकिन फिर भी एहतियात रखें और सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो भी काम होते हैं उन सब का पालन करते हुए नाम चर्चाओं में जाएं, नाम चर्चाओं को सुने, दरबार जाएं, दरबार में सोशल डिस्टेंसिंग और क्या बोलते हैं हैंड सैनिटाइज वगैरह वगैरह जो कुछ कर सकते हैं वो सब करें और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें। तो चलिए मिलते हैं कल रात को 9 बजे। और अब प्रोग्राम बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे लग रहा था कि शायद ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम की, देख रहने से सब कुछ ठीक होता रहा, लेकिन जब देखा कि सब कुछ उलझ पुलझ हो रहा है तो मेरी पॉलिटिक्स दिल्ली की चलती रहेगी जहाँ चल रही है और जैसे चल रही है। और सेवा ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है साहब। तो दोनों काम धीरे धीरे करता रहूँगा जैसे मुझसे हो पाएंगे, जैसे पिताजी ख्याल देते रहेंगे वैसे चलता रहूँगा। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं कल शाम को 9 बजे। तू नाराज तो है अपने इंसान से भगवान, नहीं तो तेरे मंदिर के दरवाजे यूँ बंद ना हो। धन धन सतगुरु त्रियासरा। भाई कल मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देना प्लीज़। बिल्कुल नैन साहब, जैसा ख्याल देंगे पेपर वाइज, जितना मुझ में समझ होगी उतनी कोशिश करूँगा देने की जवाबों को। तो मिलते हैं कल। मिलने का समय यही रहेगा 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। और मेरी अगर किसी बात से किसी भी सेवादार को मन को तकलीफ पहुंची है तो मेरा इस प्रोग्राम को करना का मंतव्य ये नहीं कि मैं आपको तकलीफ दूं या आपकी भावनाओं को आहत करूं, अपना छोटा भाई बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा। लेकिन मिलते कल शाम को 9 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।